हेलो दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एनईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इस ब्रीफ वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जर्नी ऑफ अ गेट एस्पिरेंट। उसकी जर्नी में क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज इस ब्रीफ वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस सारी चीजों का, इन सारे तर्कों का, इन सारे सुझावों का, इन सारे सजेशंस का जो आधार होगा, जो बेस होगा, वो होगा जो लास्ट 10 ईयर से मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। उनमें से बहुत सारे बच्चों का टॉप रैंक्स आए हैं, कुछ बच्चों का उतना अच्छा मार्क्स नहीं भी आया है। तो चाहे वो रिजल्ट कैसा भी रहा हो, उन सारे बच्चों की लर्निंग से, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से, जितना भी मैंने गेट एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में सीखा है, वो सारी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। उस सबको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जब वो अपना 4th ईयर कंप्लीट करेगा, कुछ पास आउट भी होंगे इस वीडियो में जो देख रहे होंगे, वो सिर्फ गेट एग्जाम नहीं देगा। आप गेट भी दोगे, आप ईएससी भी दोगे, आप स्टेट सर्विस कमीशन भी दोगे, आप पीएसयू भी दोगे जो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं, आप बार्क एग्जाम भी दोगे। तो यदि किसी बच्चे ने वाकई में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट एक राइट डायरेक्शन में पढ़ी है, राइट डायरेक्शन भी बताऊंगा इस वीडियो में, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट और राइट डायरेक्शन में पढ़ी है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि आपकी किस्मत, एक दिन बीमार हो गए, 2 दिन बीमार हो गए, लेकिन इतने सारे एग्जाम आप दोगे, अगर वाकई में पढ़ा है, कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्लियर करोगे। इनफैक्ट जब आप पढ़ते हो और एक थ्रेशोल्ड लेवल पार कर जाते हो, तो एक नहीं अनेक एग्जाम आप क्लियर करते हो। ओके, स्ट्रेटेजी बताने से पहले, जर्नी बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि गेट के बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो एमटेक कर लेंगे आईआईटी से, आईएससी से, एनआईटी से, या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो सिंगापुर और जर्मनी में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, या वो पीएसयू ले लेंगे जो गेट के थ्रू होते हैं, एनटीपीसी, आईओसीएल, एनएचपीसी। लेकिन दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम एमटेक, अपार्ट फ्रॉम पीएसयू, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट, जैसे कि निटी बॉम्बे जो पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का डिग्री देता है, जहां का एवरेज पैकेज आईआईएम के एवरेज पैकेज के आसपास होता है, वो भी गेट के थ्रू लेता है। बार्क अपना खुद का एग्जाम तो लेता ही है साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए, लेकिन गेट के थ्रू भी लेता है। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो अपने यहां साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट थ्रू गेट स्कोर लेते हैं। कभी कभी पंजाब, हरियाणा और कुछ और स्टेट्स के एसडीओ का रिक्रूटमेंट वहां के स्टेट सर्विस कमीशन नहीं, गेट की रैंकर के थ्रू, गेट की रैंक्स के थ्रू, गेट के स्कोर के थ्रू वो रिक्रूट कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ एमटेक, ना सिर्फ पीएसयू, बल्कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लाइक निटी, बार्क, सीआरआरआई, स्टेट एसडीओज, दिल्ली मेट्रो, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सारे गेट के थ्रू लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूं यहां से। मैं सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं स्ट्रेटजी, वो कोई बहुत ऐसा चीज नहीं है कि वो ही सिर्फ फॉलो करना है तभी रैंक आएगा, वो इसी स्ट्रेटजी में जाना है तभी टॉप रैंकर लाओगे, स्कोर लाओगे। दोस्तों, ए बी डिविलियर्स टोटली डिफरेंट बैटिंग खेलता है। विराट कोहली का क्रिकेटिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है। विराट कोहली को अगर एक ओवर पिच बॉल को कवर ड्राइव करके चौका मारना हो, तो बैट आगे निकालेगा, पैड, एल्बो, रिस्ट सब एक लाइन में होंगी, और पैड और बैट के बीच में गैप कम, और ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, चौका। लेकिन वहीं धोनी या एबी डिविलियर्स को चौका मारना हो तो उनका स्टाइल अलग है। एबी डिविलियर्स कोहली को कॉपी करेगा, कोहली एबी को कॉपी करेगा, तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल हर एक टॉपर का इस साल के गेट 2022 के अगर आप रैंक 1 को उठा लो, रैंक 5 को उठा लो, अलग अलग स्ट्रेटेजी होंगी, लेकिन हां, कुछ की पॉइंट्स होंगे, वो सेम होने चाहिए। उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो अपनी लाइफ में या अपनी जर्नी साइकिल में, वो डिफरेंट हो सकता है। तो वो की पॉइंट्स जो सेम होने, यूटिलाइज करने का तरीका अलग अलग बल्लेबाज के लिए, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि 7 से 8 महीने आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए। बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, वेट वेट, उससे पहले एक और बात करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे जब गेट का एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में तो मतलब फोड़ देंगे, ये कर देंगे, विद हाई एनर्जी, विद हाई इंटेंसिटी, विद हाई हार्डवर्क, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स धीरे 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 कंसिस्टेंसी कम होती रहती है।
तो उनका ग्राफ धीरे धीरे कम होता रहता है। और वहीं इसके विपरीत कुछ बच्चे शुरुआत में इतने ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, लेकिन फरवरी में गेट एग्जाम आने वाला है, दिसंबर जनवरी से पूरी जी जान लगा देते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। दोनों ही केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिजल्ट नहीं आने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, दोनों ही केस में मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट आता है, रैंक आता है जब आपकी परफॉर्मेंस, जब आपका हार्डवर्क, जब आपकी इंटेंसिटी थ्रू आउट द 8 मंथ्स या 7 मंथ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहती है। ना कि शुरुआत में ज्यादा बाद में कम, या शुरुआत में कम बाद में ज्यादा, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहती है। सर ये कंसिस्टेंट तो मैं हो ही नहीं पाया कभी, स्कूल में भी, बीटेक में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी कभी भी नहीं हो पाया। दोस्तों आप इसलिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाए ना, क्योंकि जो आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, डेली टारगेट, वो आपने ये किया हुआ है कि मैं 30 दिन में से या 31 दिन में से 31 के 31 दिन पढ़ूंगा, या 30 दिन में से 30 के 30 दिन पढ़ूंगा। दोस्तों आप अमिताभ बच्चन या रजनीकांत नहीं हो। कोई भी आदमी इस धरती में थ्रू आउट द 30 डेज या थ्रू आउट द मंथ विथ कंप्लीट इंटेंसिटी या विथ सेम इंटेंसिटी से नहीं पढ़ सकता है। कुछ दिन ऑफ डेज भी होंगे, कुछ दिन आपके दोस्त का बर्थडे या फैमिली में फंक्शन भी होगा, हो सकता है कभी आप उतने हेल्दी या महसूस भी नहीं कर पा रहे हो। तो यदि आप 24 दिन 24 आउट ऑफ 30 डेज और 31 डेज 24 दिन अपना डेली टारगेट पूरा कर पाते हो, यू आर कंसिस्टेंट। आप टारगेट रख लेते हो 100% का कि मैं हर एक दिन पढ़ूंगा, जैसे किसी दिन नहीं पढ़ पाते हो, डिमोटिवेट होते हो और आपको लगता है यार अब इस मंथ में तो फिर से मेरा टारगेट टूट गया यार, मैं तो इस दिन अच्छा नहीं पढ़ पाया, और फिर थ्रू आउट उस महीने में या नेक्स्ट डे में आप उतने एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने टारगेट ही ऐसा हाई फाई डिसाइड कर रखा है। 24 दिन यदि आप अपने डेली टारगेट पूरे करते हो मंथली में, यू आर कंसिस्टेंट। और अपना टारगेट भी इस तरीके से बनाना या उसमें इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना कि 24 दिन ही आप पूरा कर पा रहे हो अपने टारगेट को, दैट इज कंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। दोस्तों आप ध्यान सुनना एकदम, आप अपने स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट जो सिर्फ 7 से 8 दिन का होगा, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट का वेटेज एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल, पैटर्न ये समझोगे। सिर्फ समझना है क्या है बाउंड्रीज ऑफ सिलेबस, क्या है डिफिकल्टी लेवल, क्या है पैटर्न, कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 मार्क्स वाला सब्जेक्ट कुछ बच्चे 3 महीने पढ़ लेते हैं और 15 मार्क्स वाले सब्जेक्ट को सिर्फ 5 दिन देते हैं। आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप जितना समय दे रहे हैं, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, कितने नंबर का वो गेट एग्जाम में आने वाला है। तो पहले स्टेज 7-8 दिन में सिर्फ समझो एग्जाम को। सेकंड स्टेज, पहला स्टेज सिर्फ 7-8 दिन समझो एग्जाम को, पैटर्न समझो, डिफिकल्टी लेवल समझो, वेटेज समझो। सेकंड स्टेज जो 6 से 7 महीने वाला है, 6 से 7 महीने चलेगा सेकंड स्टेज। और उसमें क्या होगा, आप एक एक सब्जेक्ट को उठाओगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखोगे। अगर आप कहीं से क्लास ले रहे हो तो क्लास से, अदरवाइज आपके पास बेहतरीन नोट्स हैं तो नोट से, अदरवाइज बुक से। लेकिन अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो प्लीज बाउंड्रीज ऑफ द सिलेबस में रहकर, क्योंकि कोई भी बुक किसी भी पर्टिकुलर ऑथर ने गेट के लिए नहीं बनाई है। वो बुक उस सब्जेक्ट की, वो अल्फा बीटा ऑथर की वो बुक किसी XYZ सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस ऑथर को हो सकता है पता भी नहीं हो कि इंडिया में कोई गेट लेवल का एग्जाम है, या वो इंडियन ही ऑथर है, उसको पता होगा गेट एग्जाम है, लेकिन उसने वो बुक उस सब्जेक्ट को समझने के लिए लिखी है, ना कि गेट या ESC या अदर एग्जाम्स के लिए। तो यदि मैं सेकंड स्टेज पे आ रहा हूं अब, यदि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप कहीं क्लास नहीं लगा रहे हैं, आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है, तो बुक से पढ़ते हैं, तो प्लीज बाउंड्रीज और सिलेबस में रहकर, तो वो बुक से आपने पढ़ा। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनको मैं PYQ बोलता हूं, या हर कोई PYQ बोलता है, मैं नहीं। और उसके बाद उसके अदर देन PYQ क्वेश्चंस वर्कबुक से या कहीं से भी 300 से लेके 500 तक क्वेश्चन अदर देन PYQ। 300 करने हैं, 500 करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये सब चीजें एक सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। वापस बोल दे रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट्स, चाहे लेसन, चाहे आप वीडियो लेसन से लें, चाहे आप नोट से लें, चाहे आप बुक से लें, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर वर्कबुक। ये 3 चीज करनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और ये 3 चीज करने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर उतरना है, और ऐसे ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट खत्म कर देना है। और इससे आपका सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा 6 से 7 महीनों में। हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट्स, चाहे नोट से लें, चाहे वीडियो से लें, चाहे बुक से लें, फिर PYQs और फिर वर्कबुक। सर एक दिन में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट? अरे यार अभी तो समझाया था विराट कोहली और ABD वाला एग्जांपल। हर आदमी, हर टॉपर, हर बैट्समैन अलग अलग होता है। यदि आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं होते हैं तो बेटर है, मेरी राय यह है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लो और उसको नेक्स्ट 10-15 दिन में खत्म करो। या छोटा सब्जेक्ट है तो नेक्स्ट 10 दिन में खत्म करो, बड़ा सब्जेक्ट है तो नेक्स्ट 25 दिन में खत्म करो। और यदि आप बोर होते हैं तो 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट दोनों हैवी,
हैवी वेट चैंपियन नहीं होनी चाहिए। अगर वो बड़ा सब्जेक्ट है कि आप सोम ले रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट पर्ट सीपीएम या आप इंडस्ट्रियल ले सकते हैं। यदि वो बड़ा सब्जेक्ट आप कोई कम्युनिकेशन ले रहे हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन ले रहे हैं तो छोटा सब्जेक्ट उसके साथ डिजिटल ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगा कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो। ये करने के बाद थर्ड स्टेज में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट करना है दिसंबर जनवरी में, लास्ट के 2 महीने में। वापस से एक बार समराइज कर दे रहा हूं। पहले स्टेज में 6-7 दिनों में एग्जाम के बारे में समझना है, वेटेज एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल। दूसरा स्टेज 6 से 7 महीने, यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं। और थर्ड स्टेज में रिवीजन और मॉक टेस्ट। बहुत बार आपने ये चीज सुना होगा, देखा होगा, किसी टीचर ने बोला होगा, आपके सीनियर ने बोला होगा कि कंपटीशन एग्जाम करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क चाहिए या हार्ड वर्क चाहिए इन राइट डायरेक्शन। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि राइट डायरेक्शन क्या है। हर लोग इंग्लिश में बोल के तो चल जाते हैं कि हार्ड वर्क शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, बट राइट डायरेक्शन है क्या दोस्तों? जो मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी, पहला स्टेज जो बताया था कि हर एक सब्जेक्ट को समझो, डिफिकल्टी लेवल, उसका वेटेज, दैट इज राइट डायरेक्शन। कि मैं दिशा समझ चुका हूं कि किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। और जो दूसरा स्टेज था 6 से 7 महीने जिसमें आप पढ़ रहे थे, दैट वाज हार्ड वर्क। तो पहला स्टेज था राइट डायरेक्शन जानना, सही दिशा जानना, और दूसरा स्टेज था हार्ड वर्क करना। और यहां से आप करेंगे हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन दोस्तों। और थर्ड स्टेज में उन सारी चीजों को कैपिटलाइज करेंगे दोस्तों। हर एक ब्रांच में लगभग 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिनमें से रियल कंटेंडर्स, रियल एस्पिरेंट सिर्फ 4000 होते हैं दोस्तों। वो 4000 कौन होते हैं? जिन्होंने 3 स्टेज करी होती है, जिन्होंने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है, रिवीजन किया होता है, मॉक टेस्ट किया होता है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं। वो सिर्फ 4000 ही बच्चे हैं। तो आपका कंपटीशन कभी भी 1 लाख बच्चों में से नहीं है, आपके ब्रांच में सिर्फ 4000 बच्चों में से। अब इन 4000 में से सर सिंगल डिजिट रैंक किसका आएगा, डबल डिजिट रैंक किसका आएगा, कौन मचा देगा गेट एग्जाम में, वो डिपेंड करता है किसने ये 3 प्रोसेस कितने डेप्थ में किए हैं। उन 4000 बच्चों ने जिन्होंने ये तीनों प्रोसेस किया है, उन 4000 में से जिन्होंने ये 3 चीज जितने डेप्थ में की होगी, उतना अच्छा रैंक वो दोस्तों एग्जाम में लेके आएंगे। सर किस्मत खराब रही मेरी उस दिन। तो दोस्तों आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, कभी भी आप 80 मार्क्स से, किस्मत खराब की वजह से 30 मार्क्स पे नहीं पहुंचेंगे, या किसी की अच्छी किस्मत हो तो वो 30 मार्क्स से 80 मार्क्स पे नहीं पहुंचेगा। आपकी किस्मत खराब होने से, अच्छे होने से सिर्फ 5 से 10 मार्क्स का आपका ऊपर नीचे आएगा। और मैं आपको यह कह रहा हूं, मैं हमेशा इस बात को मानता भी हूं कि आपकी प्रिपरेशन स्टडी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका वो एग्जाम वाला दिन, आपका अनलकीस्ट डे भी क्यों ना हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, या जो भी आपने अपने बेंचमार्क सेट किया हुआ है वो क्लियर हो जाए। इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। होने दो वो अनलकीस्ट डे, लेकिन हमारा सिलेक्शन होनी चाहिए, इस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए। सर मोटिवेशन क्या होता है? सर मोटिवेट कर दो थोड़ा सा। अरे यार क्या मोटिवेट, क्या शायरी सुनाऊं तुम्हें, क्या एनर्जी दिखाऊं? कॉन्सेप्ट पढ़ो किसी सब्जेक्ट का, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता यार। कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई शायर, कोई शायरी इससे बड़ा मोटिवेशन आपको दे नहीं सकती है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ। अगर आप ये सारी चीज कर जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। एक और क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, सर कितने घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए? यार वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करने जा रहा है T20 मैच में, और कैप्टन गांगुली से पूछा, हे गांगुली एट हाउ मच टाइम आई हैड टू बी इन द क्रीज। आगे कुछ गलत इंग्लिश होगी तो माफ करना यार, कि गांगुली भाई, सहवाग को भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, अरे गांगुली भाई मेरे को कितनी देर बैटिंग करनी है T20 मैच में? गांगुली कहेगा पागल हो गया, द करेक्ट क्वेश्चन शुड बी कितने रन बनाऊं। T20 मैच में कितनी देर में बैटिंग करता हूं ये मायने नहीं रखता, कितने रन बनाता हूं ये मायने रखता है। उसी तरीके से आपका जो भी डेली टारगेट है आपको वो पूरा करना है। कोई बच्चा 6 घंटे पढ़कर पूरा कर रहा होगा, कोई बच्चा 8 घंटे पढ़कर पूरा कर रहा होगा, तो इसका कोई आंसर ही नहीं है कि आपने कितने घंटे पढ़ना। योर स्टडी शुड बी टारगेट बेस्ड रादर देन टाइम बेस्ड। अभी सही इंग्लिश निकली थोड़ी सी, ओके तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अभी से प्लानिंग कर लो कि मेरा ये फर्स्ट स्टेज जो समझाया था आपको 7-8 दिनों में, और सेकंड स्टेज जो बताया था, वो सेकंड स्टेज में मेरे को ये वाले सब्जेक्ट को 20 दिन देने, ये वाले को 15 दिन देने, ये वाले को 10 दिन देने। अभी से डिसाइड कर लो और लग जाओ दोस्तों। तो आपके और आपके कैरियर के बीच में जो खड़ा है वो आप ही हैं। आपको एक धैर्य पूर्वक एक सही दिशा में, जितनी 3 चीजें मैंने आपको बताई, डायरेक्शन, हार्डवर्क और कैपिटलाइज, वो सारी चीज आपने कर ली तो यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपके ब्राइट कैरियर के साथ या ड्रीम रैंक के साथ आपको रोक पाए दोस्तों।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बहुत जल्द मैं अभिनव नेगी फिर मिलूंगा आपको यहीं पर बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईसी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इसी तरीके की और वीडियो आप चाहते हैं तो। मैं अभिनव नेगी आप सबसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।